नमस्कार, मैं हूं शिवम। आज राष्ट्रहित की शुरुआत एक शेर से। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। उन्स दोस्ती, प्यार, अफेक्शन को कहते हैं। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। मजा दामाने मादार का है इस मिट्टी के दामन में। दामाने मादार यानी मां की गोद जैसा मजा। ये चकबस्त विजय नारायण की पंक्ति है, शेर है। और इस शेर से शुरुआत इसलिए क्योंकि आज हम तिरंगे की बात करने वाले हैं राष्ट्रहित में। तिरंगे को लेकर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं और देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। थैंक यू मोदी जी, मोदी हैं तो मुमकिन है। थैंक यू मोदी जी। अब तो समर्थकों के साथ विरोधी भी ये स्वीकारने से गुरेज नहीं करेंगे। मोदी हैं, मुमकिन है। सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी धड़ल्ले से ये दो वाक्य प्रयोग होते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तो ये तकिया कलाम जैसा है। कई बार इस तरह के स्लोगन वाले विज्ञापनों से ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनको पाट दिया जाता है और जिलों में, शहरों में भी ये तस्वीरें हम देखते हैं, पोस्टर हम देखते हैं। विरोधी भी व्यंग में ये सब कहते हैं। भाजपाइयों पर कटाक्ष भी अब करने लगे हैं और कहते हैं कि थैंक यू मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया यूजर्स से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे में बदलने का आग्रह किया था। इसके बाद हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष हमलावर हो गया। इसलिए नहीं कि उन्हें तिरंगे को लेकर कोई दिक्कत है, बल्कि इसलिए कि अरसे तक आरएसएस को इससे परहेज रहा। विरोधियों का आरोप है कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। गौर कीजिए तो अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में एमएस गोलवलकर लिखते हैं कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा बनाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सिर्फ बहकने और नकल करने का मामला है। ये झंडा कैसे अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने तिरंगे के साथ एक और समस्या जताई। लिखा, भारतीय नेता भले ही हमारे हाथों में तिरंगा दे दें, लेकिन यह कभी भी हिंदुओं के सम्मान और स्वामित्व में नहीं होगा। 3 शब्द अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और यह देश के लिए हानिकारक है। कांग्रेसियों की माने तो इसके जवाब में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि 3 शब्द की महत्ता इन्हें नहीं पता। हिंदुओं के मुख्य देवता ही 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विपक्ष की बातों में भी दम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील की। इसे भाजपा के धुर विरोधी, यहां तक कि कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया। मगर आरएसएस की हिचक पर हमलावर राहुल का ट्वीट सुर्खियां बटोरने लगा। विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। एक रिपोर्ट है एक न्यूज वेबसाइट की, उसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी 2001 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि इन सभी को 2013 में बरी किया गया। राष्ट्र प्रेम युवा दल के कार्यकर्ता बाबा मेढ़े, रमेश कांबले और दिलीप चट्टानी ने नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस मुख्यालय पर जबरदस्ती तिरंगा फहराया था और इसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसे में कांग्रेसियों को हमलावर होना वाजिब भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आरएसएस स्वयंसेवक रहे हैं। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव और उनके प्रति लगाव भी उन्होंने कभी छुपाया नहीं। विरोधी कहने लगे कि प्रधानमंत्री की बात आरएसएस नहीं सुन रहा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने निशाना साधा और कहा कि वो लोग जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया, जिन्होंने हमारे देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, आज वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बेच रहे हैं। तिरंगा बेचो पार्टी, ये उन्होंने कहा। रमेश ने एक पोस्टर भी शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा कि क्या आपको पता है आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया और संविधान का भी। जाहिर है आरएसएस और बीजेपी को बैकफुट हराना था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना ध्वज भगवा है। तिरंगे के प्रति आरएसएस के नजरिए को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं। गौर किया जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे को लेकर धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रदेश हो या पार्टी, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उल्टे आम लोग स्वेच्छा से पहल करने लगे हैं। कांग्रेसियों समेत तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां ने भी यह पहल की है। भले ही कांग्रेसियों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के हाथ में लहराते तिरंगे वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज को इंट्रोड्यूस करने वाली जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगाई अपने ट्विटर हैंडल पे। इस पर सांसद मनोज तिवारी समेत तमाम भाजपाई कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसने लगे। जवाब में कांग्रेसी न सिर्फ हमलावर हो गए बल्कि बीजेपी को ही बैकफुट पर ला दिया। कई मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कहा जाने लगा कि आपके भी तत्कालीन दिग्गज राजनेताओं की तिरंगा लहराती तस्वीरें हों, उनको वो शेयर कर सकते हैं, कौन रोकेगा उन्हें। साथ ही बीजेपी कार्यालयों में तिरंगे की बिक्री को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। बहरहाल अंत भला तो सब भला। ताजा खबर यह है कि आरएसएस ने शनिवार को अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने का एक वीडियो जारी किया। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी तिरंगा फहरा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। इससे पहले संघ ने कल अपने आधिकारिक ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल में भी तिरंगा की डीपी लगाई थी। इसके साथ ही मोहन भागवत ने अपना प्रोफाइल फोटो चेंज किया और तिरंगा लगाया। संघ नेताओं ने हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता की अपील भी की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज अपने बंगले की छत से तिरंगा लहराते हुए नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी दिखाई दी। इतना सब हो जाने के बाद यह कहना तो बनता है, थैंक यू मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब अपने कार्यक्रम यानी राष्ट्रहित की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तिरंगा की यात्रा भी दिखाना चाहता हूं कि कैसे आजादी से पहले से लेकर और अभी तक लगातार तिरंगा की जो अलग अलग तस्वीरें आई, अलग अलग झंडों की जो तस्वीरें आई, वो किस तरह से थी, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे ग्राफिक्स के जरिए। और हमने ग्राफिक्स बनाया, उसके बाद हम अपने मेहमानों से जुड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम में हो हल्ला वाली बात नहीं होगी। आज के कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कुछ अलग चीजें बताई जाए। ये नियम कानून है जो तिरंगा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक और ग्राफिक्स है जिसके जरिए हम आपको ये बताएंगे कि तिरंगा की यात्रा या झंडे की यात्रा किस तरह से रही, भारतीय राष्ट्र ध्वज की यात्रा किस तरह से रही। वो एक और दूसरा जो ग्राफिक्स है वो प्ले किया जाए और उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें अलग अलग विधाओं के महारथी हमने आज बुलाए हैं और आपको तिरंगे से जुड़ी, झंडे से जुड़ी सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों से, ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ये अलग अलग समय पर जो झंडे आए उनकी ये तस्वीरें हैं और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब जो एक झंडा आया जिसकी आज से यात्रा शुरू हुई है, उसकी क्या इतिहास है, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो मेहमान हैं आज के पैनल में उनको इंट्रोड्यूस किया जाए राष्ट्रहित में और उनसे हम आज बात देश प्रेम की करेंगे, तिरंगे की करेंगे और कुछ ऐसे किस्से भी जानने की कोशिश करेंगे जिसको सुनकर आपको एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जरूर महसूस होगी। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अखिल तिवारी जुड़ेंगे, एक कवि हैं और वीर रस की कविताएं ये करते हैं। हमारे साथ कवि चंदन तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रूपा पांडे जी जुड़ रही हैं, कवित्री हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पंकज प्रसून जी हैं, व्यंग्यकार हैं, कवि हैं। पंकज जी आपका भी स्वागत है इस पैनल में राष्ट्रहित के। हमारे साथ सौरभ जैन जी हैं, वो जुड़ रहे हैं, कवि हैं। हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं, इतिहासकार हैं। आप सभी का बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया आज के दिन। और राष्ट्रहित में मैं सबसे पहले अखिल जी आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि आप वीर रस आपको अच्छा लगता है, तो कुछ ये जो माहौल है देश में इस वक्त, 75 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं आज़ादी के और इस मौके पर हर शख्स के जहन में अपने देश के प्रति जो लगाव है वो जाहिर करने की इच्छा होती है। और तिरंगे को लेकर भी आप देख रहे होंगे, हालांकि बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो तय है वो ये कि हर हिंदुस्तानी जिसका जन्म हुआ इस देश की धरती पर, या देश में जन्म ना भी हुआ हो लेकिन उसकी जड़ें अगर हिंदुस्तान से हैं, तो उसको आज के दिन या इस वक्त जो 15 अगस्त का मौका होता है वो लगाव दिखाई देता है। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा बात कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस मौके को,
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आज से जो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। अखिल, सभी दर्शकों को मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बात हो रही थी कि आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, आज फहराया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये विरोध अगर आरएसएस का हो रहा है कि आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, तो ये विरोध के स्वर संसद के अंदर भी उठने चाहिए थे। जब कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, जब कश्मीर के अंदर तिरंगा जला दिया जाता था, ये विरोध के स्वर तब भी उठने चाहिए थे। आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी कोई आरएसएस होती, फिर तिरंगा नहीं फहराया जाता, तब मैं मान सकता था ये गलती होती है। मैं बताता हूँ, ये जो तिरंगा आज हम फहरा रहे हैं, इसके पीछे हमारे बलिदानियों का बहुत बड़ा हाथ था। एक वंदे मातरम आया शब्द, तो उस वंदे मातरम का हिंदुस्तान के अंदर विरोध होने लगा। संसद के अंदर खड़े होकर बोला गया कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वंदे मातरम क्या था? कभी एक कवि ने लिखा है, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त एक कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि यह वही है मंत्र जिसे पढ़ झूम सेनानी चले, झूम ने फंदा ललक कर लाल बलदानी चले, राज अस्फाक बिस्मिल चाल तूफानी चले, देख कर लगता का बहता ढाल पर पानी चले, अरे कल कलाता था वतन का प्यार वंदे मातरम, लेखनी दिल खोलकर ललकार वंदे मातरम। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए और इस स्वर को मजबूत करना चाहिए। मंत्र या वही मंत्र जिसे पढ़ झूम सानानी चले, चूम ने फंदा ललक कर लाल बलदानी चले, राज अस्फाक बिस्मिल चाल तूफानी चले, देख कर लगता था बहता ढाल पर पानी चले, अरे कल कलाता था वतन का प्यार वंदे मातरम, लेखनी दिल खोलकर ललकार वंदे मातरम। शायद इसको अफजल ने भी बोला, इसको अशफाक ने भी बोला, लेकिन आज कहते हैं कि हम अफजल के समर्थक हैं, हम उनके समर्थक हैं, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जब ऐसी स्थिति आती है तो दिल मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं आक्रोश की पंक्तियां लिखनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आप इस पार्टी के उस पार्टी के। मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि मैं यहाँ पर वोटों को सिल कर नहीं आया हूँ। धड़कन सुन लो हमारी, रखकर घर पर दिल नहीं आया हूँ, और मैं हिम्मत करता हूँ के न्यूज से सच बोलने की, क्योंकि मैं सियासत से गले मिलकर नहीं आया हूँ। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर जी जी। बिल्कुल रवि जी, आप इतिहास को काफ़ी करीब से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तिरंगे को लेकर जो बात हो रही है, और मैं दिखा भी रहा हूँ कि तिरंगे की और झंडे की, भारत के झंडे की भी एक यात्रा है जो 19वीं सदी की शुरुआत से शुरू हुई और वो आज़ादी के वक्त तक चली। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो वक्त है, अब 75वें वर्ष में है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा, और हम देखते भी हैं अगर आप निकलें तो हर घर में तिरंगा दिखाई देता है, अच्छा महसूस होता है। आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम एक ऐतिहासिक संदर्भ में इस पूरे सीन को समझने की कोशिश करें तो? रवि जी, उसने बात को कि झंडे की आवश्यकता क्यों होती है? जी, झंडे की आवश्यकता इसलिए होती है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर हर कोई जानता है ईश्वर है, पर ईश्वर को आम आदमी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको मूर्ति रूप देता है, क्योंकि आम आदमी जो है, जो ईश्वर नहीं दिख रहा, उसकी पूजा करने में उसको दिक्कत होती है। फिर इसी ढंग से सारे मजहबों में, जितने भी रिलीजियस, सब में ये होता है। इसी ढंग से झंडा जो होता है वो हमारे जो राष्ट्र है, किसी का भी जो राष्ट्र है, उसका वो मूर्त रूप होता है। राष्ट्र को ऐसे कल्पना करना बगैर किसी मूर्त के थोड़ा सा आम आदमी को दिक्कत होती है, इसलिए झंडे की कल्पना करी गई पूरे विश्व में, और झंडा इसलिए सामने आया। नंबर 1। नंबर 2, जो झंडा हमारा है, जो हिंदुस्तान का झंडा है, भारत का झंडा जो है, इसको जैसा आप जानते हैं बंगाली वेंकैया ने इसको जो बेसिकली बनाया था साउथ के, और कम लोगों को मालूम होगा, और मैं प्रसून जी की तरफ खासतौर से उनका ध्यान चाहूंगा। जैसे ये साइंटिस्ट है, वैसे बंगाली वेंकैया साहब भी साइंटिस्ट थे। ही वाज अ ग्रेट जियोलॉजिस्ट थे, वो बहुत बड़े जी, और जियोलॉजिस्ट होने के अलावा फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे, पढ़ाया उन्होंने। तो उन्होंने जिस समय इसको बनाया था और गांधी जी को दिखाया था, तो इसके अंदर केवल 2 कलर थे, ऊपर की तरफ जो रेड कलर था और नीचे की तरफ ग्रीन कलर था। तो जब ये दिखाया गया तो इसको गांधी जी ने इसका सजेशन दिया कि नहीं, इसके बीच में एक सफेद आना चाहिए, पट्टी शांति का, और इसके ऊपर जो है वहां पर जो इसका कलर है ग्रीन का, थोड़ा सा जो ग्रीन कलर है मुसलमानों को केंद्रित कर दिखाने के लिए उसको कहा थोड़ा सा ब्लूइश कर दीजिए जी, और जो हिंदुओं का कलर ऊपर रेड था उसको कहा केसरिया कर दीजिए।
तो ये चेंजेस लाए गए थे बंगाली वेंकैया के। इसके अलावा जो आप इसके बीच में सफेद चक्र देखते हैं, ये जो है ये लाला हंसराज जो थे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स, उनके सजेशन पे ये लाया गया था। और ये चक्र जो है वो जो आपके काशी के पास में जो सारनाथ है उसकी खुदाई में जो अशोक के टाइम पे 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे जो वहां पर अशोक की लाट मिली थी, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते थे लॉयड कैपिटल उसे कहा जाता है। लॉयड कैपिटल के एबेकस के अंदर ये चक्र बना हुआ था, तो जो कि नेचर के लॉ को करता है। तो इनको मिलाकर ये झंडा जो है पूरे यानी कि लाला इसका मतलब पिंगाली वेंकैया, लाला हंसराज, गांधी जी, इन सबकी परिकल्पना के अनुरूप फिर इस झंडे को हिंदुस्तान में आज आप जो झंडा देख रहे हैं ये बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में केवल इतना कहूंगा कि झंडे को जितना ज्यादा आप महत्व देंगे, बिल्कुल जितना ज्यादा, जैसे झंडे की यात्रा निकाली जा रही है घर घर झंडा, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हमारे अंदर राष्ट्रवाद के संस्कार के बीज बोता है। जितना ज्यादा एक अनपढ़ और ये राष्ट्र हित में भी है, राष्ट्र हित में भी है कि हम कम से कम जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं रवि जी, उस दौरान तो कम से कम हमारे पूरे देश में जो लोग रहते हैं वो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हों। पंकज जी, अब आपको मैं लाना चाहूँगा इस शो में, डिबेट में, कि ये भी हमने गाए बगाए हम सुन ही रहे हैं लगातार कि इसको लेकर अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही हैं। जैसे एक साधु हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हर घर झंडा तिरंगा लगाने की बात है ये गलत है और इसकी जगह पे ये भगवा लगाना चाहिए, ये हिंदू धर्म में शोभा नहीं देता। नरसिंहानंद शायद जी हैं, उनका शायद उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया, और भी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। सबका जिक्र मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस शो में उस तरह की चिल्पों वाली स्थिति नहीं चाह रहा था। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो छोटी छोटी टिप्पणियां आ रही हैं लगातार, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि आप लगाइए 20 रुपए में लीजिए, ये सब तमाम ये विवाद है। इसको अगर मैं आप एक व्यंग्यकार के तौर पर देखें या आप जिस तरह से देखते हैं समाज को, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, विवाद जो हो रहा है? पंकज जी। जैसे कुछ देवी देवता नहीं, रवि जी, पंकज जी से मेरा ये प्रश्न है। पंकज जी से। सॉरी, माफ जी 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 जी। अच्छा, मुझसे प्रश्न था? जी जी, आपके अंदाज में ही सुनना है मुझे इसका उत्तर। देखिए क्या है कि देश में राजनीति की बात बहुत ज्यादा होती है। हाँ। जब कभी लोक नीति की बात होती है, जब देश नीति की बात होती है, तो विपक्षी पार्टियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि राजनीति की जैसे लग रहा हमें आदत पड़ गई है, लोक नीति की कोई बात ही नहीं करता। अब ये झंडा लहराना को भी राजनीति से जोड़ दिया गया। मोदी जी ने बड़ा गजब का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि घर सब लोग झंडा फहराएं। अगर विपक्षी पार्टियां ना फहराएं तो कहा जाएगा भाई ये तो देशद्रोही हैं। अगर फहरा दें तो कहा जाएगा देखा मोदी जी ने एक बात कही और सारी विपक्षी पार्टियों को जो है इन्होंने जो है धता बता दिया। मोदी जी को इनको फॉलो करना पड़ रहा है। मोदी जी ने बड़ा गजब का दांव खेल दिया है ये। और देशभक्ति की तो भावना छिपी हुई है इसमें। मोदी जी का जो कहा जाए जो टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभा है विरोधियों को चित कर देने की एक चीज से। इसी तरह जब इन्होंने कहा था कि सारे डॉक्टर्स के लिए सब लोग निकलें, नर्सेज के लिए निकलें और ताली थाली बजाएं, ये उनके सम्मान में बात कही गई थी। लेकिन विरोधियों ने उसका भी आ गए विपक्ष वाले कि मोदी जी ये क्या टास्क दे रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं। लेकिन फाइनली हुआ क्या? फाइनली यही हुआ कि उनकी बड़ी थू हुई विपक्ष की। और मोदी जी इसमें बड़े माहिर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वक्त है, मेरी छोटी सी बेटी है, वो झंडा वितरण का कार्यक्रम हो रहा था लखनऊ में। एलडीए वाले आए थे हमारे कॉलोनी में, झंडा सबको दे रहे थे। तो उसने झंडा लिया और इतनी खुश हुई। पहली बार उसे एक बड़े से डंडे में लगा हुआ बड़ा सा झंडा मिला, बड़ी खुश हुई। तो वो पूछ रही थी कि हम लोग झंडा पहले क्यों नहीं फहराते थे? मैंने कहा पहले इजाजत नहीं थी। कम से कम एक आम आदमी को, एक रिक्शे वाले को ये अधिकार दिया गया कि रिक्शा वाला भी चाहे तो झंडा फहरा सकता है। ये बड़े गर्व की बात है। ये तो पहले भी फहरा सकता था। पहले ऐसा थोड़ी तो रोक दिया गया था। आपको लग रहा है रोका हुआ था? पहले ये बाद में आया, बहुत बाद में आया, मोदी से पहले आ गया था। लेकिन ये जो ठीक कह रहे हैं प्रसून जी, बहुत पहले इजाजत सबको नहीं थी। हाँ,
नहीं, अभी एक चीज और भी है रवि जी। हाँ, अच्छा, झंडा फहराने के पीछे का जो प्रोटोकॉल था, हाँ, वो तो अब भी है था। हाँ, कि हमें डर लगता था कि यार फहराएं कि नहीं, ना वो तो फहराएं। प्रोटोकॉल तो अब भी है, मैं पढ़ रहा था, अभी भी बहुत सारे नियम हैं प्रसून जी, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। आज ही मैं 1-2-3 तस्वीरें देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उसमें उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो वो तो है। लेकिन ये बात ठीक है कि राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करने के लिए इस तरह के मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सौरभ जी, अब आपको मैं चाहूँगा कि आप भी आइए डिबेट में और आप भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो हम बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, इसको मैं दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, विवाद और इसमें नहीं। देश प्रेम या देश के प्रति जो किसी का समर्पण होता है उसमें किसी से करवाया नहीं जाता, वो तो अंदर से ही होता है। जैसे मैंने शुरू में एक शेर भी कहा था, उसमें ये ऐसा ही है कि जैसे माँ की गोद में आप बैठे हो और माँ आपके सिर में सहला रही हो, तो जो प्रेम, जो आनंद महसूस होता है बच्चे को, या माँ को जो उस वक्त आनंद महसूस होता है बच्चे को गोद में लेके, ठीक वैसा ही होता है कि जब आप अपने घर में तिरंगा लगाएं या आप अपने राष्ट्र का नाम लें। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सौरभ जी। बतौर कवि आज आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। कहूंगा कि मैं मेरी बात कविता में कहूँ। अभी मेरे से पहले भी 2 वक्ताओं ने आप तक बात पहुंचाई, उनमें से एक ने कवित्व में बात पहुंचाई और एक ने अपने भाव वैसे रखे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाव छंद में आप स्वागत है बिल्कुल। 3 रंग का ध्वज और उस पर नील वर्ण का शौर्य चक्र, ये तिरंगा क्या है और क्यों हम लोगों के लिए ये आवश्यक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान आज ये करते हैं कि पूरे देश से तिरंगा फहराया जाए। और किस तरीके से फहराया जाए, वो करता क्या है तिरंगा? तिरंगा है क्या, मैं बात करता हूं, सुनिएगा। कि 3 रंग का ध्वज और उस पर नील वर्ण का शौर्य चक्र, उठा है स्वाभिमान का मस्तक, चिर उतंग और हीन वक्र। ये वर्ण 3 हैं शौर्य शांति समृद्ध राष्ट्र के परिचायक। ये केवल कोरे भाव नहीं है, सिद्ध किया है अधिनायक। हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट। 3 रंग वो हैं जो हर कोई देखता है, लेकिन इसमें एक और रंग छुपा हुआ है। वो रंग कौन सा है वो बोलता हूं कि हैं 3 रंग प्रत्यक्ष प्रकट, हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट, इस पर आवरण वक्त का है। हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट, एक पर आवरण वक्त का है। वो ध्वज की आन की बलिवेदी पर बहने वाले रक्त का है। कि वो ध्वज की आन की बलिवेदी पर बहने वाले रक्त का है। इस तिरंगे को पाने के लिए, स्वतंत्र झंडे के नीचे सांस लेने के लिए हम लोगों ने ना जाने कितने वीर बेटों को खोया है, तब जाकर के हम लोगों को ये गौरव मिल सका कि हम अपना ध्वज, अपनी स्वतंत्रता का ध्वज फहरा सकें। तब मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि बेड़ी को तोड़ गुलामी की, भारत को मान विखंडित ने। कि बेड़ी को तोड़ गुलामी की, भारत के मान विखंडित ने। सन 47 को लाल किले पर फहराया था पंडित ने। कि सन 47 को लाल किले पर फहराया था पंडित ने। वो लाल किला जो ताज है मेरे इंद्रप्रस्थ के मस्तक का, जो साहस था उत्तर था हर एक क्रांतिकारी की दस्तक का। वो लाल किला खुद हस्ताक्षर था लहराते अभिमान का। कि वो लाल किला खुद हस्ताक्षर था लहराते अभिमान का। वो बिगुल था विश्व के अंबर का आजादी के दिन मान का। कि वो बिगुल था विश्व के अंबर का आजादी के दिन मान का। वस्तुतः स्थिति ये है कि तिरंगा, जो अभी आदरणीय रवि जी ने एक बहुत बढ़िया बात उस संदर्भ में बताई कि तिरंगे की यात्रा जो आप लेकर के चल रहे हैं, कि वो यात्रा कैसी हम लोगों ने की। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आज हमारे देश का नायक हम लोगों से एक आग्रह करता है, इल्तिजा करता है कि पूरा राष्ट्र ध्वज को फहराए। 15 अगस्त हम लोग 75वां इसका जयंती मना रहे हैं, आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम लोग, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें हर घर से एक तिरंगा फहराया जाए। उसका कोई वो नहीं है कि किस तरीके का होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, बेसिकली हर व्यक्ति को अपने भाव अर्पित करने का। ये नवीन जिंदल की लड़ाई थी जिन्होंने पहली बार ये लड़ाई जीती थी तिरंगे की, कि रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है या कुछ। वो निर्णय आज घर घर तक पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद उसका अनुसरण किया। आज हम लोगों ने तिरंगा सुबह फहराया अपने घर की छत पर, बाकायदा जो उसके नियम होते हैं उनके अनुसरण करते हुए तिरंगा फहराया। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इस यज्ञ में सब लोग अपनी आहुति दें। तिरंगा हमारा मान है, इस मान का ख्याल रखते हुए उसको फहराएं। बिल्कुल बिल्कुल। रूपा जी, अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी
आए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको मुझे डिबेट में लाने में थोड़ा सा समय लगा। रूपा जी, आप भी चूंकि कवित्री हैं तो आप उस मर्म को समझ सकती हैं, देश प्रेम के मर्म को, और माहौल देश प्रेम का है, राष्ट्र प्रेम का है, राष्ट्र हित की हम बात कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं देखता हूं कि कविताओं के माध्यम से, चाहे वो किसी भी रस की कविता हो, अपने भाव जाहिर करना हमेशा से बड़ा सुखद रहा है और लोग उसको बड़े बारीकी से समझ पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस माहौल में आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे सिस्टम को, जिस तरह से एक अलग तरह का माहौल हम देख रहे हैं। हम कहीं से सफ़र के लिए निकलें तो हर जगह आपको तिरंगा दिखाई देता है। इससे पहले ऐसा नहीं हो पाता था या नहीं करने की कोशिश की जाती थी अलग अलग कारणों की वजह से। आप इसको देख के क्या आपके जहन में आता है? बिल्कुल, देखिए उत्साह चरम पर है। आपने सही कहा कि हम जो कवि समाज होते हैं ये बहुत उल्लास से अपनी बात कहते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, हम सत्य के साथ भी अपनी बात कहते हैं। हाँ। अभी मुझसे पूर्व में पंकज जी ने और आदरणीय रवि जी ने और सौरभ जी ने बिल्कुल उस परिपाटी पर पैर रखते हुए बात कह दी है। हाँ। कि हम सत्य भी कहते हैं। पंकज ने भी बिल्कुल यथार्थ के चित्र खींच दिए। और चूंकि राष्ट्र कवि, देखिए कोई भी कवि हो, किसी भी रस में लिखता हो, लेकिन राष्ट्र भावना उसमें होती ही होती है। वो राष्ट्र के लिए तो समर्पित ही होता है। बाकी वो किसमें ज्यादा अपना लिखता है, उसके श्रोता उसको किस रूप में ज्यादा सुनते हैं, ये अलग का विषय है। तो हम सब में राष्ट्र भावना सबसे पहले होती है। और सच में मुझे देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो निश्चित रूप से इस वर्ष कुछ विशेष हुआ है। हमने आजादी के पर्व मनाए, हमेशा मनाए। कवियों ने कभी स्वागत किया, कभी व्यंग किया, कभी हास्य किया, कभी लताड़ा, लेकिन इस वक्त सभी प्रसन्न हैं। जब सब प्रसन्न है, क्योंकि ये प्रसन्नता मैं किसी एक को देना भी चाहूं तो नहीं दे सकती। हाँ। क्योंकि आप देखिए राजनीति के केंद्र में तिरंगा नहीं हो सकता। तिरंगे के केंद्र में सदैव राजनीति रही है। ये तिरंगा विषय ही ऐसा है। हाँ। और इस पर पक्ष विपक्ष ढेर हो जाते हैं। आप तिरंगे को लेकर कोई बात कह दीजिए, विरोध के स्वर नहीं निकल सकते। अगर पूर्व में कभी निकले हैं तो उसके खामियाजे भुगते गए। तो इसलिए बहुत बढ़िया नब्ज पकड़ी गई है। और ये हम जनमानस के लिए बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि कहीं वो एक हो या ना हो, तिरंगे के साथ एक हो जाते हैं तो जनमानस को प्रसन्नता होती है। बिल्कुल सही। विरोध के स्वर नहीं है, कवि प्रसन्न है। और मैं सबसे पहले अपने तिरंगे के सम्मान में अपना एक प्रिय मुक्तक पढ़ दूं। बिल्कुल। उसके बाद कलम को प्रणाम करके फिर अभी या आप अग्रिम चरण में एक मूल कविता में अपनी हाँ बिल्कुल, आप मुक्तक फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है। इस तिरंगे की मैं महिमा बताती हूँ जी। जय हिंद प्राण से जुड़ा है श्वास की तरह, जय हिंद प्राण से जुड़ा है श्वास की तरह, लिपटा है लोकतंत्र पर ये आस की तरह, लिपटा है लोकतंत्र पर ये आस की तरह, जिनका न सूर्य अस्त भी होता था जहां में, जिनका न सूर्य अस्त भी होता था जहां में, उनको उखाड़ता तिरंगा फांस की तरह, उनको उखाड़ता तिरंगा फांस की। ये तिरंगा हमारे संग्राम की लड़ाई लड़ी और कलम का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझसे कहा जा रहा है मैं तुरंत आता हूँ, बहुत माफ़ी के साथ मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं तुरंत आता हूँ और हम उसके बाद जो हमारे एक मेहमान है चंदन तिवारी जी, कवि चंदन तिवारी, उनके पास जाएंगे। हम नहीं पहुँच पाए। हम तुरंत आते हैं एक ब्रेक से और उसके बाद आपको ये जो सिलसिला हमने राष्ट्रहित में शुरू किया है देश प्रेम का, वो जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।
14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। हम राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं तिरंगे की यात्रा की, और इस माहौल को किस तरह से कविताओं के जरिए कहा जा सकता है, राष्ट्र प्रेम को किस तरह से कविताओं के जरिए जाहिर किया जा सकता है, ये हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई कवि और अलग अलग अपनी अपनी विधाओं के महारथी जुड़े हुए हैं। हम पैनल को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि तिरंगे को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, जिसमें कानून भी तिरंगे को लेकर बनाए गए, और आज़ादी के बाद राष्ट्रीय झंडे को लेकर 2 कानून बनाए गए। ये मैं लिख के भी लाया हूँ। और पहला ये था कि प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, और दूसरा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। ये 2 कानून हैं। और 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। 25 जनवरी 2002 को देश की आज़ादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके ज़रिए 2 अहम बदलाव किए गए। ये मैं इसी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ जो ये बदलाव हुए। और इन बदलाव का मकसद ये था कि लोग तिरंगे को लेकर, राष्ट्रध्वज को लेकर एक जो उनके अंदर सम्मान होना चाहिए वो पैदा हो। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको टीवी स्क्रीन पर लाइए, मैं ये चाहता हूँ। और चंदन जी के पास मैं चलूँगा। चंदन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। जी चंदन, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले सेगमेंट में आपसे नहीं बात कर पाया। ये आप युवा हैं हमारी तरह, और आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि युवाओं के अंदर तो एक अलग ही जोश होता है, और जब युवाओं की बात होती है तो फिर लगता है कि देश में जो मौजूदा माहौल है, अभी का जो माहौल है, चारों तरफ एक देश प्रेम की भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। ऐसे में आप, चूंकि आप कभी भी हैं, तो आप किस तरह से इसको जाहिर करेंगे अपने शब्दों में? सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अमृत वर्ष की, और उनसे मैं ये आह्वान भी करता हूं कि हर घर पे तिरंगा लगा करके हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाएं। और जो मैं विशेष बात मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी राजनीति की बात आई तिरंगे में हमारे देश के लिए, जो कहा गया कि आरएसएस में तिरंगे ध्वज का सम्मान नहीं होता है। मैं खुद आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस परम पूज्य भगवा ध्वज को हमने अपना गुरु माना, उसका जो रंग है भगवा रंग, वह केसरिया रंग, वही हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे पहला रंग है। और जो ये बताता है कि अगर हमारा देश कहीं स्थित है,
ये देश ऐसे वैसे नहीं स्थित है, ये देश उन अमर शहीदों के बलिदानों के ऊपर स्थित है, जिन्होंने अपने सांसों की परवाह करते बिना, अपने परिवार की परवाह करते बिना इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देनी। मैं कुछ पंक्तियां इस माध्यम से रखना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस देश को आजादी का ये अमृत महोत्सव दिया, अमृत वर्ष दिया। अमृत वर्ष वास्तव में है क्या? एक युवा अमृत वर्ष को किस रूप में देखता है? मैं पंक्तियां रखता हूं कि जिस भरत भूमि के खातिर खुलती कौटिल्यों की यहाँ शिखाएं। अमृत वर्ष वास्तव में है क्या? कि जिस भरत भूमि के खातिर खुलती कौटिल्यों की यहाँ शिखाएं, जिस भरत भूमि की यश गाथाएं गाती हैं ये दशो दिशाएं, इस माटी का तिलक लगाकर दुश्मन हित रणधीर बने। क्या है हिंदुस्तान की ये परिपाटी और क्या है आजादी का 75वां वर्ष? कि इस माटी का तिलक लगाकर दुश्मन हित शमशीर बने, इस माटी को चूम लिया तो कायर भी रणवीर बने, चमचम करती राणा के भाले की धार इसी में है। क्या है 75वें वर्ष में? कि चमचम करते राणा के भाले की धार इसी में है और रजपूती तेवर की चलती तलवार इसी में है। दादा सांगा को लगे हुए वो 80 घाव इसी में है, दादा सांगा को लगे हुए वो 80 घाव इसी में है। सुनो शिवाजी के प्रण की वो पावन छांव इसी में है, वीर कुंवर नाना बेगम हजरत का राग इसी में है, मात पद्मिनी की गाथा जौहर की याग इसी में है। 16 वर्ष के खुदी राम का जोश समाहित है इसमें। क्या है 75वें वर्ष में? कि 16 वर्ष के खुदी राम का जोश समाहित है इसमें, जलिया वाले बाग का अद्भुत रोष समाहित है इसमें, जिससे ये फूल फले फूले वो खाद समाहित है इसमें। अटल बिहारी जी की स्वर्णिम याद समाहित है इसमें, अटल बिहारी जी की स्वर्णिम याद समाहित है इसमें। और मैं कहना चाहता हूं कि हर हर महादेव का स्वर, किस स्वर को लेकर के हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आजाद, ये 700 वर्षों की गुलामी हम लोगों ने झेली, क्या किस स्वर को लेकर के हम लोग आजाद हुए? मैं कहना चाहता हूं कि हर हर महादेव का स्वर जय इंकलाब की बोली है। सुनो इसी में शेखर के पिस्टल की अंतिम गोली है, सुनो इसी में शेखर के पिस्टल की अंतिम गोली। और मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञात और अज्ञात सभी वीरों का अभिनंदन है ये, ज्ञात और अज्ञात सभी वीरों का अभिनंदन है ये। अमर शहीदों की माओं के चरणों का वंदन है ये, जो सदियों से अटल रहा वो मान नहीं जाने देंगे, जो सदियों से अटल रहा वो मान नहीं जाने देंगे। भरत वंश के गौरव का सम्मान नहीं जाने देंगे, शीश चढ़ाकर मिला हुआ वरदान नहीं जाने देंगे, प्राण भले दे देंगे पर अभिमान नहीं जाने देंगे। और हर घर में ये अमर तिरंगा लहर लहर लहराएगा। जिन लोगों ने राजनीति की, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तान की सेनाओं ने, जब जब हिंदुस्तान की सरहदों ने हिंदुस्तान से बलिदान मांगे, जब जब भारत माता ने खड़े होकर के कहा कि आओ बेटो मुझे तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बेटों की गर्दनें काटने वाले तलवार की धारें खत्म हो गई, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कटने वाले कभी सरों में कमी नहीं आई। तब मैं अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि हर घर में ये अमर तिरंगा लहर लहर लहराएगा, हर घर में ये अमर तिरंगा लहर लहर लहराएगा। वंदे मातरम जनगण मन हर भारतवासी गाएगा, वो सूर्य जो देकर चले गए सारा दायित्व निभाएंगे, उनकी यादों को गाएंगे हम, अमृत वर्ष मनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाएंगे हम, अमृत वर्ष मनाएंगे। बहुत सुंदर। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सभी वैमनस्यता को छोड़ करके, ये देश की बात है, ये हमारी आपकी बात है। और जो लोग कहते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनके घरों से तिरंगा निकाल। हमारे साथ चूंकि इस कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़ते हैं, तो एक दर्शक काफी देर से हमें कॉल कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से। अगर वो हमारे साथ हैं तो जरा उनको उनकी आवाज सुनाई जाए। कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक हैं, नियमित हमारे दर्शक हैं और लगातार हमें फोन करते रहते हैं। अगर हेलो, हाँ, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगे में पहले चरखा आया जी, ठीक है जी, चरखे के बाद 2 बैलों की जोड़ी आई, हाँ, फिर गाय बछड़ा आया, फिर तिरंगे के बाद जो है उसके गाय बछड़े के बाद हाथ आया। कितने परिवर्तन देखे इस तिरंगे ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा था जब कि अब जो है समय आ गया कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो कांग्रेस स्वयं ही समाप्ति की ओर है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगे झंडे में कितने बदलाव आए। राष्ट्र के लोगों ने बलिदान दिया, परंतु उसकी चौथ वसूली आज तक कांग्रेस कर रही है। ये एक दुख का विषय है। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया। मैं रवि जी अब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हमने कविताएं सुनी, हमने एक दर्शक ने जो हमसे कहा उस पर भी हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। रवि जी, एक चीज़ मैं लगातार देख रहा हूं और वो ये कि राष्ट्र, आजकल जो राष्ट्र नामक शब्द है, इसको लेके
अलग अलग तरह के भाव होते हैं देश के हर नागरिक में, और इतिहास को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के जहन में, खासकर नागरिकों में, क्योंकि इस वक्त ये कहा जाता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, देश की आज़ादी के इतिहास को अलग तरीके से पेश किया गया, और बहुत सारी चीज़ें इतिहास को लेकर भी हैं। चूंकि आप इतिहासकार हैं और आपने इस पूरी यात्रा को देखा है, आप किस नज़रिए से, किस चश्मे से, आपके चश्मे से क्या ये जो विवादों की वजह क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? आपका प्रश्न जो है वो इतिहास से रिलेटेड है जी या समाज से रिलेटेड है? नहीं, इतिहास के बारे में मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं कि इतिहास के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं? हाँ, मेरा प्रश्न दोनों पे ही है कि इतिहास को जो बार बार ये कहा जाता है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, अलग अलग पेश किया जाता रहा, इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं, और दूसरा समाज जो आपने जिक्र किया, दोनों पे ही मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, इतिहास के बारे में बहुत मजेदार बात है जी कि वो जैसे सास बहू का झगड़ा होता है ना, हाँ, इस ढंग से हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा है कि जो साइड लिख रहा होता है, एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुआ है, इज अ वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन, हिज नेम है हेनरिक विलियम बॉलवुड। हाँ, no matter how hard a student tries, he cannot write unbiased history. unbiased history को लिखी ही नहीं जा सकती। जो लिखने वाला होता है, कोई जजमेंट जो होता है, जज का कोई जजमेंट भी होता है, वो भी अनबायस्ड नहीं होता है, क्योंकि उस जज की अपनी अपब्रिंगिंग होती है। इसलिए हिस्टोरियन की अपनी अपब्रिंगिंग होती है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जिसमें कि वो पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करती रहती है हमेशा। लेकिन जो एनलाइटेंड हिस्टोरियन होते हैं, वो उससे अधिक से अधिक अपने दूरी बना के रखते हैं और अपनी सेट ऑफ वैल्यूज से बैठ के जजमेंट नहीं देखते हैं, क्योंकि किसी भी हिस्टोरियन का ये काम नहीं है कि वो किसी चीज पे निर्णय सुनाए जी, ये अच्छी है बुरी, वो केवल ये कह सकता है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। दुर्भाग्य की बात है कि हिस्ट्री जो है, इंडिया के अंदर हिस्ट्री लिखने की परंपरा पुरानी नहीं है बाय द वे। इंडिया के अंदर हिस्ट्री लिखने की बहुत नई परंपरा शुरू हुई है, वरना इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, वो अकबर के टाइम के अकबरनामा है, या फिर आपके चंद बरदाई का का अपना पर्टिकुलर रासो है। तो यहाँ ये सब के सब जितने भी हुआ करते थे, ये राजाओं की प्रशंसा के लिए जनरली होते थे। इनका केवल एक फायदा होता था कि आपको डेट्स और टाइम सही मिल सकता था, कौन सी लड़ाई किस दिन में हुई, कौन आदमी कब पैदा हुआ, कब मरा। लेकिन इसके अंदर इसके अकाउंट्स होते थे वो हमेशा बहुत बायस्ड होते थे। अब इसके अंदर एक दूसरी बात है, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिस्ट्री लिखने की परंपरा शुरू करी, लेकिन जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों ने हमेशा जो भी हिस्टोरियन होता है, लिखने वाला होता है, स्पेशली अगर वो रूलिंग क्लास का है, तो वो अपनी चीजों को डालना शुरू कर देता है। वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा, जो कि इस समय बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अगर किसी देश को आपको हराना है, किसी भी राष्ट्र को हराना, तो सबसे पहला काम करिए उसको जो कल्चरल जड़े उसकी हिला दीजिए, उसको समझा दीजिए कि दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी आप ही है, मतलब उसके सारे कल्चर। तो कोई भी लैंग्वेज जो होती है, कोई भी, यही अंग्रेजों ने करा। अंग्रेजों ने पहला काम ये करा कि हमको हमारी संस्कृत से काटना शुरू करा, जिसका सबूत ये कि मैं भी एक तरफ कमीज पहने बैठा हूँ, एक तरफ कोटी पहने बैठा हूँ, उसका सर अभी भी पहने बैठे हुए। हम लोग कल्चरली काट दिया गया। कल्चरली काटने की वजह से का अब जब दोबारा इतिहास हम लिख रहे हैं, तो हमारे इतिहास को भी इन्होंने ऐसी तैसी, इतिहास को भी इन्होंने डाल दिए। तो अभी इस बात की आवश्यकता बिल्कुल है कि इतिहास को हम नए परिप्रेक्ष्य में देखें। और इसमें लेकिन एक बात मैं जोड़ूंगा जो कोई नहीं जोड़ता हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से। मतलब ये शब्द अजीब सा लग रहा है कि मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, तो उसको आप चाहे काट दीजिए। नहीं, अब तो लाइव है आपका, बोलिए। क्योंकि ये जो है, हम जब अपनी हिस्ट्री, दुनिया में कोई भी आदमी अपनी हिस्ट्री लिखता है, तो उसमें भी ग्लोरीफाई करते हैं। अगर अभी कहा जाए कि अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोले या फादर के बारे में बोले, तो एक शब्द भी हम कोई ऐसा नहीं लिखेंगे जो उसमें उनकी कमी नजर आ रही होगी, हम केवल लिखेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं है जब हम हिस्ट्री लिखने बैठते हैं। तो लेकिन अभी जो पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत अच्छी चीज है, बस थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रीराइटिंग हिस्ट्री की करनी चाहिए। दैट इज ऑल। बिल्कुल। और हमको अपनी हिस्ट्री जो हमने खुद लिखी है, उसको भी रीराइट करने की आवश्यकता है थोड़ी सी। समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूंगा
कि जो इतिहास जो होता है, अगर ये मेरा अपना सेंटेंस है, अब मैं इनवेरिएबली आई से इफ अ डॉक्टर कमिट्स अ मिस्टेक ओनली few hundred people will die. If an engineer commits a mistake, few thousands will die. But if a historian commits a mistake, generation after generation they suffer. वो बैकर्स बन जाते हैं. That's problem. बिल्कुल। अखिल, अगर आप कुछ कहना चाहते हो उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है, क्योंकि आप काफ़ी देर से हैं। तो मैं ये आज के मौजू पे आपने कुछ लिखा है क्या, जो तिरंगा यात्रा पे आपने अगर कुछ लिखा हो तो कुछ चंद पंक्तियां सुनाइए, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा और मैं बाद में रूपा जी आपके पास आऊँगा, जो आपकी कविता है वो मैं सुनूंगा। रूपा जी आपके पास और पंकज जी के पास। लेकिन उससे पहले अंकित, आप अगर कुछ कहना चाहते हो। अखिल, आपने कुछ अगर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लिखी हो पंक्तियाँ? नहीं। देखिए, दरअसल में दिक्कत हिंदुस्तान में उन लोगों को है जो कहते थे कि हर घर से अब जल निकलेगा। अब दिक्कत उनको है कि हर घर से तिरंगा निकल रहा है। उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है पूरी तरीके से। दिक्कत उनको है। इस तिरंगे की कीमत क्या है? आपको याद होगा कि लखनऊ के अंदर एक आतंकवादी मारा गया, उसके बाप ने लाश लेने से मना कर दी और कहा कि जो बेटा आतंकवादी हो उसकी लाश मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उस तिरंगे की कीमत क्या है? तिरंगे पर आज ये डिबेट है और मैं बता रहा हूं कि तिरंगे की कीमत क्या है कि डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है। डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है। रंगों में मातृभूमि का लहू हो तो मां का तिरस्कार नहीं करता है। अरे वतन पर जान दोगे तो तिरंगा नसीब होगा, वरना मुल्क के गद्दार की लाश तो बाप भी स्वीकार नहीं करता है। वरना मुल्क के गद्दार की लाश तो बाप भी स्वीकार नहीं करता है। और आपने देखा होगा भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में लाल किला से तिरंगे को नीचे फेंका गया, तिरंगे को उछाला गया। कौन लोग थे? कि कोशिश हो कि भूखों के पेटों में निवाला जाए, कोशिश हो कि भूखों के पेटों में निवाला जाए, आस्तीन के सांपों को और न पाला जाए। अरे ये शांति दूतों ने हुक्मरान जारी किया है। तिरंगा बहुत सस्ता है, चलो शहर भर में उछाला जाए। ये तिरंगा इतना सस्ता नहीं कि आप शहर भर के अंदर उछाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं रूपा जी आपके पास और पंकज जी आपके पास आऊँगा, माफ़ी के साथ कि ब्रेक लेना दुश्वारी है। लेकिन एक चीज़ और भी देख लीजिए कि तिरंगे को लेकर जो राष्ट्र प्रेम की भावना हम लोगों के दिल में, मन में है, वो इसी तरह से बरकरार रहनी चाहिए। और इस तरह के जो ड्राइव होते हैं, इस तरह के जो अभियान होते हैं, वो उसको बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इस हर घर तिरंगा अभियान में। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम कभी जोश और उत्साह में आके नियमों का उल्लंघन ना करें, उसका अपमान ना करें। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। जल्दी से हम मेहमानों के पास जाएंगे क्योंकि समय कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम रूपा जी ने जिस कविता का जिक्र किया था वो ज़रूर सुनेंगे अपने इस कार्यक्रम में। रूपा जी आपके पास, और उसके बाद फिर मैं पंकज जी से अपनी बात खत्म करूंगा। रूपा जी, आपने एक कविता का जिक्र किया था इस मौजू पर, वो कविता ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा जो आपने मुक्तक सुनाया। उसके बाद ये हमारे कुछ दर्शकों ने भी अपील की है कि रूपा जी वो कविता ज़रूर सुनाएं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कविता और शायरी के माध्यम से बहुत लंबा इतिहास है इसका कि लोग अपनी भावनाएं जाहिर करते रहे हैं। तो जब ये इस तरह के मौके होते हैं तो इसमें कविता बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। रूपा जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूँ, बताइए, आप सुनाइए क्या कहना चाह रही थी आप, कौन सी कविता आपने लिखी है? जी, ये जो
अद्भुत अब समय हम जी जी म्यूट है, म्यूट शायद आप म्यूट हो गए। रूपा जी अनम्यूट कर लीजिए, रूपा जी अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरी आवाज हाँ अब आ रही, अब आ रही। कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये आवाज। नहीं बोलिए अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये आज ये नई कविता मेरे दर्शकों तक लॉन्च हो रही है जी। अच्छा, बिल्कुल। तो ये गीत है, वैसे तो इसके 3 बंद हैं, लेकिन समय के हिसाब से मैं इसको रखूंगी जी। जब आपको लगे कि समय बिल्कुल आप सुनाइए, प्लीज रोकिएगा। हाँ। मैं रखती हूँ। हाँ। ये आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष है। हाँ। और तिरंगे की महिमा पर है। ये गीत है। आजादी का अमृत महोत्सव आओ मनाए, सम्मान सहित हर घर तिरंगा लहराए। आजादी का अमृत महोत्सव आओ मनाए, सम्मान सहित हर घर तिरंगा लहराए। तिरंगा लहराए, तिरंगा लहराए। और बंद निवेदित है। ये गंगा और तिरंगा की धरती है हिंदुस्तान, विश्व गुरु कहलाता अपना भारत देश महान। ये सर्वधर्म संभाव संहिता संविधान रखता है, ये कर्म योग की गीता का उपदेश ज्ञान रखता है। इसके चरणों में आओ शीस झुकाए, सम्मान सहित हर घर तिरंगा लहराए। तिरंगा लहराए, तिरंगा लहराए। और तिरंगे के दीवाने हमारी सेना, हमारे सेना से जुड़े, उनको समर्पित अगला बंद है। शान देखिए तिरंगे की। अपनी तीनों सेनाओं के संग शान से चले तिरंगा, अपनी तीनों सेनाओं के संग शान से चले तिरंगा। सेना नायक की भांति जोश और जज्बा भरे तिरंगा, इसके तीनों रंगों में क्रमशः शक्ति शांति समृद्धि। मध्य विराजा चक्र हमें सिखलाता नैतिक वृद्धि, इस पर कुर्बान शहीदों के गुण गाए। सम्मान सहित हर घर तिरंगा लहराए। तिरंगा लहराए, तिरंगा लहराए। और झंडे की महिमा देखिए हमारे लोकतांत्रिक देश में। अंतिम मन निवेदित करती हूँ जी। इस झंडे के नीचे रहती है कितनी बोली भाषा, इस झंडे के नीचे रहती है कितनी बोली भाषा। भिन्न भिन्न परिवेश प्रांत में बसी हुई एक आशा, भिन्न भिन्न परिवेश प्रांत में बसी हुई एक आशा। ये क्रांतिकारियों का साहस गांधी का सत्याग्रह है, ये क्रांतिकारियों का साहस गांधी का सत्याग्रह है। ये ज्ञान और विज्ञान तिरंगा पहुंचा मंगल ग्रह है, ये ज्ञान और विज्ञान तिरंगा पहुंचा मंगल ग्रह है। इसको लेकर हम आगे बढ़ते जाए, सम्मान सहित हर घर तिरंगा लहराए। बहुत बहुत आभार। बहुत रूपा जी, बहुत सुंदर गीत आपका, बहुत सुंदर कविता आपकी। और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया। रवि जी आपका, रूपा जी आपका भी, अंकित और अखिल और चंदन आपका भी, और हमारे साथ पंकज प्रसून जी थे, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमको
समय दिया, अपना कीमती समय इस मौके पर राष्ट्र हित में। और ये ज़रूर है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं और इस तरह के जो अभियान हैं वो होते रहने चाहिए। इससे हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र हित के लिए हमारा जो समर्पण है वो पैदा होता है। लेकिन एक और मेरी अपील भी है आपसे, और ये अपील इसलिए है क्योंकि हम लगातार इस तरह की तस्वीरें भी देखते हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। सीतापुर से कल एक खबर आई थी जिसमें कि एक लड़के की दोनों हाथ काट लिए गए, और उसके बाद तमाम वहाँ पर सवाल भी खड़े हुए। पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हम हैं तो हमें इस तरह के अमानवीय कामों से खुद को बचाने की ज़रूरत है और समाज को बचाने की ज़रूरत है। अलग अलग जगह से इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं जो झंडे का अपमान हम होता हुआ देख रहे हैं, तिरंगे का अपमान होता हुआ हम देख रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम झंडे का अपमान न करें। झंडे का अपमान अगर होगा तो जो ये पूरी ड्राइव शुरू हुई है, पूरी यात्रा है तिरंगे की, वो कहीं ना कहीं धूल दूषित होगी और प्रश्न खड़े होंगे। ये बात ठीक है कि लोग अपने अपने तरीके से चीज़ें बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि तिरंगा अगर इस तरह से लहराया जाता है, फहराया जाता है जिससे कि उसका अपमान हो, तो ये हमारे राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्र हित में कतई नहीं अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तिरंगा अपने घरों में लगाएं या कहीं आप अपने कार्यालय में कहीं फहराएं, जो कि विशेष दिनों में अनुमति दी जाती है अपने प्राइवेट कार्यालयों में या कहीं सरकारी जगहों पर झंडा फहराने की। तो उसमें ये बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है कि उसका अपमान न हो, और जो भी विरोध हो रहा है अलग अलग तरीके से इस फैसले का, उसका ठीक समय नहीं है। इसको आप दूसरी तरह से विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक समय नहीं है। राष्ट्र हित में आज का मुद्दा इसलिए हमने ये रखा कि हम ये समझ पाएँ कि कितना ज़रूरी होता है राष्ट्र हित में अपने प्रतीक चिन्हों से प्रेम करना, अपने राष्ट्रीय चिन्हों से, राष्ट्रीयता से प्रेम करना। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से हमारी पहचान होती है पूरी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने राष्ट्र हित में समय दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर राष्ट्र हित में डिबेट हो, बात हो, तो आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका जो मुद्दा है वो उसमें हम इस कार्यक्रम में उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।